नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। केंद्र सरकार ने कोरोना पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक अब होम आइसोलेशन 7 दिन का ही होगा। खबर है कि कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से चुनाव वाले राज्यों में रैलियों और रोड शो पर रोक लग सकती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में महात्मा गांधी पर विवादास्पद बयान देने वाले संत तरुण मुरारी पर केस दर्ज हो गया और हत्या के एक मामले में फरार पूर्व सांसद धनंजय सिंह का वीडियो जारी कर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। बड़ी खबर आ रही है पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से जुड़ी हुई। बीजेपी ने शक जताया है कि फिरोजपुर जाते समय पीएम की सुरक्षा से जो खिलवाड़ हुआ उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। पीएम का काफिला जहां रोका गया वो जगह पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है और बीजेपी ने इसी बात की वजह से न केवल इस मामले का कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा बल्कि पंजाब सरकार और कांग्रेस की नीयत पर भी सवाल उठा दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तो यह शक भी जता दिया कि पीएम की सुरक्षा में जानबूझकर चूक हुई, जिसके पीछे पाकिस्तान और कांग्रेस की मिलीभगत हो सकती है। हैच्ड प्लान है ये, वेल हैच्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें शायद पाकिस्तान का भी कुछ रोल है। कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है। इससे पहले पीएम की सुरक्षा में चूक की वजह से ही उनका फिरोजपुर दौरा रद्द हो गया। गृह मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया कि बारिश की वजह से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर नहीं जा पाए और बठिंडा से सड़क के रास्ते फिरोजपुर रवाना हुए। लेकिन फिरोजपुर मोगा नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही पीएम का काफिला रुक गया। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों की वजह से ऐसा हुआ। इस जगह पर ये गांव है प्यारेआना और सामने इस जगह पर जो है प्राइम मिनिस्टर के काफिले को प्रदर्शनकारियों द्वारा रोका गया। वहां से जो वीडियो और तस्वीरें आई उनमें फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारी नजर आए और उनकी वजह से पीएम की गाड़ी वहां करीब 20 मिनट तक फंसी रही। जहां पर यह सारा हंगामा हुआ वहां से आए एक वीडियो में पीएम का काफिला, प्रदर्शन करने वाले किसान और पंजाब पुलिस के जवान तीनों नजर आए। इस वीडियो में साफ साफ दिखा कि हंगामे की वजह से फ्लाईओवर ब्लॉक हो गया था और पीएम की गाड़ी का आगे बढ़ पाना मुश्किल था। 20 मिनट इंतजार करने के बाद पीएम लौट गए और फिरोजपुर की रैली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने उनका दौरा रद्द होने का ऐलान कर दिया। कई कारणों प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया और अपने बयान में कहा कि पंजाब सरकार को पहले से ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी, इसलिए उसे पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीएम का दौरा रद्द करना पड़ा। इस बारे में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी। यही नहीं, खबर है कि पीएम जब बठिंडा एयरपोर्ट से रवाना हुए तो उन्होंने वहां के कर्मचारियों से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहिएगा कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि यह घटना पीएम को नुकसान पहुंचाने के लिए हुई। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। जिसके जवाब में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने दलील दी कि पीएम के कार्यक्रम में अचानक बदलाव हुआ और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अचनचेत तुसी रोड ते तुर पे हो बिना किसी प्रोग्राम ते। यही नहीं, कांग्रेस ने एक वीडियो शेयर किया और दावा किया कि फिरोजपुर की रैली में लोग ही नहीं आए थे, इसलिए बहाना बनाकर पीएम की रैली कैंसिल की गई। उत्ते 70,000 कुर्सी लाती, बंदा आया 700। फिर हुण कोई ना कोई मींह का बहाना हो गया, कोई होर बहाना हो गया, रैली रद्द हो गई। पीएम फिरोजपुर की अपनी रैली में 42,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की आधारशिला रखने वाले थे, जिसमें शामिल होने के लिए पंजाब के अलग अलग इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ता फिरोजपुर रवाना हुए। लेकिन कई जगहों पर प्रदर्शन करने वाले किसानों ने उनका रास्ता रोक दिया, जिनमें पंजाब का तरन तारण इलाका भी शामिल है, जहां किसान और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी के लोग बसों में बैठकर रवाना हुए थे, लेकिन फ्लाईओवर पर उनका सामना किसानों से हो गया। ये किसान इन बसों को रोकने के लिए उनके सामने ही बैठ गए, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता तमतमा गए। वहां यह हंगामा बहुत देर तक चलता रहा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो ट्वीट कर यह आरोप तक लगा दिया कि पंजाब सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को रैली में नहीं पहुंचने देना चाहती। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के एक ट्वीट से पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी ने इस ट्वीट के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया, क्योंकि यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में पीएम से चुटकी लेते हुए पूछा कि हाउस द जोश।
बीवी श्रीनिवास के इसी ट्वीट को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। किस बात का जोश है कि देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए थे। बीजेपी के हमलावर होते ही कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और उसके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने श्रीनिवास बीवी के ट्वीट को खारिज कर दिया। While I reject the Twitter remark made by youth Congress leader, हालांकि सुरक्षा में चूक के मसले पर पार्टी ने पंजाब सरकार का बचाव किया और अचानक रूट बदलने के फैसले पर उसने पीएम को ही घेरा। पीएम का पंजाब के फिरोजपुर का दौरा सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द हुआ, क्योंकि वो जिस रास्ते से जा रहे थे वहां प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक दिया। वैसे वो पहले हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर पहुंचने वाले थे, जो सुबह सुबह बठिंडा पहुंच भी गया था, लेकिन बारिश की वजह से उनको 20 मिनट तक बठिंडा में इंतजार करना पड़ा। और जब बारिश नहीं रुकी तो यह फैसला किया गया कि वो सड़क के रास्ते फिरोजपुर जाएंगे, जिसमें 2 घंटे ज्यादा लगते। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी को बताया गया था और जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया था, लेकिन फिरोजपुर के हुसैनीवाला, जो पाकिस्तान की सीमा के करीब का इलाका है, वहां पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने उसे जैम कर दिया था। करीब 20 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया, लेकिन रास्ता नहीं खुला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रद्द हो गया। गृह मंत्रालय के मुताबिक दौरे की हर जानकारी पंजाब सरकार को दी गई थी, इसलिए उसे जरूरी इंतजाम करने चाहिए थे। यही नहीं, गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब सरकार को बैकअप प्लान भी तैयार रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा खबर है कि मुख्य सचिव और पंजाब के डीजीपी की गाड़ियां पीएम के काफिले में शामिल ही नहीं थी। जब भी प्रधानमंत्री का किसी राज्य में दौरा होता है तो वहां के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी उनको रिसीव करने आते हैं, लेकिन पीएम के फिरोजपुर दौरे में ऐसा नहीं हुआ और तीनों में कोई भी वहां मौजूद नहीं रहा। ऐसे में अटकलें यह भी लगी कि क्या मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को इस घटना का अंदाजा था और इसीलिए उन्होंने पीएम के दौरे से किनारा किया। वैसे चरणजीत चन्नी ने कोरोना के बढ़ते मामलों की दलील देकर पहले ही बता दिया था कि वो फिरोजपुर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बीच सवाल यह भी उठे कि अगर पीएम का रूट बदलने की जानकारी केवल पुलिस को थी तो उनका रास्ता कैसे ब्लॉक हो गया। और उन्हीं सवालों का गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई तो हुई कैसे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश में सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप संभालता है, जिसके कमांडो चारों तरफ रहते हैं और प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं। किसी भी कमांडो को पीएम की सुरक्षा में तैनात करने से पहले उसके बारे में पूरी छानबीन की जाती है। प्रधानमंत्री के निजी सुरक्षा गार्ड सुरक्षा घेरे की दूसरी लाइन में तैनात रहते हैं। ये भी एसपीजी कमांडो के बराबर ट्रेंड होते हैं, जो किसी भी अनहोनी को रोकने में सक्षम होते हैं। जबकि तीसरे सुरक्षा घेरे में एनएसजी तैनात होते हैं और चौथे में अर्धसैनिक बल के जवान और अलग अलग राज्यों के पुलिस अधिकारी होते हैं। जब पीएम किसी राज्य में जाते हैं तो यह राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो एसपीजी की जरूरत के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम करे, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। जबकि सुरक्षा के 5वें चक्र में कमांडो और पुलिस के साथ कुछ आधुनिक तकनीक से लैस गाड़ियां भी होती हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि पीएम मोदी का काफिला नेशनल हाईवे नंबर 5 से जा रहा था, जिस पर बठिंडा से फिरोजपुर की दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है और बताया गया कि पीएम मोदी लगभग 2/3 दूरी पूरी कर चुके थे। इसलिए प्रदर्शनकारियों का पीएम के रूट पर अचानक धमक जाना सुरक्षा में गंभीर चूक माना जा रहा है, जिस पर पंजाब सरकार अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जबकि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मांग कर रहे हैं कि जो सरकार पीएम की सुरक्षा नहीं कर सकती उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। चीन से कोरोना पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन के शियान शहर में कोविड ऐप क्रैश होने से हाहाकार मच गया है। शियान में करीब 2 हफ्ते से लॉकडाउन लागू है और कोविड ऐप क्रैश होने से वहां की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। असल में इस ऐप पर वहां के लोगों की कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियां होती हैं। सख्त पाबंदियों के बीच जरूरी काम की वजह से जब वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो इसी ऐप पर उन्हें अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होती है। लेकिन ऐप क्रैश होने के बाद शियान शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। जिन लोगों को अस्पतालों में इलाज की सख्त जरूरत है उन्हें भी वहां भर्ती नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोविड ऐप क्रैश होने से न तो अस्पतालों के पास मरीजों का डेटा है, न ही भर्ती होने वालों के पास इस बात का सबूत कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। खबर है कि इस ऐप की गड़बड़ी ने वहां एक महिला के बच्चे की जान भी ले ली। असल में वो महिला गंभीर रूप से बीमार अपने बच्चे की नेगेटिव रिपोर्ट अस्पताल को नहीं दिखा सकी और अस्पताल ने उस बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया। शियान शहर की करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी पिछले 2 हफ्तों से अपने घरों में बंद है। पहले वहां के लोग खाने पीने के संकट से जूझ रहे थे, अब कोविड ऐप की गड़बड़ी ने उनके गुस्से को भड़का दिया है। चीन की सरकार की सख्त नीतियों के खिलाफ शियान के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में। हालांकि चीन की सरकार शियान के लोगों की मुश्किलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुकी है।
ऐसा इसलिए क्योंकि शियान में लॉकडाउन के खिलाफ आवाज तेज हुई तो चीन की सरकार ने हेनान प्रांत के यूजो शहर में भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया। वहां कोरोना के 3 नए मरीज सामने आने पर यह कदम उठाया गया। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, और क्या पता चल रहा है इस पर? जी किशोर, देखिए चाइना में कोविड को कंट्रोल करने वाला या मॉनिटर करने वाला जो ऐप क्रैश हुआ, उसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के कोविड टेस्ट हो रहे हैं। दरअसल चाइना को विंटर ओलंपिक्स का आयोजन करना है और इसके लिए वो जीरो कोविड पॉलिसी पे काम कर रहा है। हालात ये हैं चाइना के कि वहां पर यूझो एक जगह है सेंट्रल चाइना में, केवल 3 कोविड पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद वहां लॉकडाउन कर दिया गया और 12 लाख लोग घरों में कैद हो गए हैं। कई शहरों में लंबे समय से इसी तरह के लॉकडाउन चल रहे हैं, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लोग सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और कोरोना से निपटने की चीन की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। असल में चीन के शियान शहर में कोविड ऐप क्रैश होने से हाहाकार मच गया। शियान में करीब 2 हफ्ते से लॉकडाउन लागू है। कोविड ऐप क्रैश होने से वहां की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। इस ऐप पर वहां के लोगों की कोरोना से जुड़ी सभी जानकारियां होती है। सख्त पाबंदियों के बीच जरूरी काम की वजह से जब वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो इसी ऐप पर उन्हें अपनी कोरोना रिपोर्ट दिखानी होती है। लेकिन ऐप क्रैश होने के बाद शियान शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। जिन लोगों को अस्पतालों में इलाज की सख्त जरूरत है उन्हें भी वहां भर्ती नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोविड ऐप क्रैश होने से न तो अस्पतालों के पास मरीज का डेटा है, न ही भर्ती होने वालों के पास इस बात का सबूत कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है। खबर है कि इस ऐप की गड़बड़ी ने वहां एक महिला के बच्चे की जान ले ली। वो महिला गंभीर रूप से बीमार अपने बच्चे की नेगेटिव रिपोर्ट अस्पताल को नहीं दिखा सकी और अस्पताल ने उस बच्चे को भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि ऐप क्रैश हो गया। शियान शहर की करीब 1,30,00,000 की आबादी पिछले 2 हफ्तों से अपने घरों में कैद है, बंद है। पहले वहां के लोग खाने पीने के संकट से जूझ रहे थे, अब कोविड ऐप की गड़बड़ी ने उनके गुस्से को भड़का दिया। चीन की सरकार की सख्त नीतियों के खिलाफ शियान के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हालांकि चीन की सरकार शियान के लोगों की मुश्किलों को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुकी, क्योंकि शियान में लॉकडाउन के खिलाफ आवाज तेज हुई तो चीन की सरकार ने हेनान प्रांत के यूजो शहर में भी सख्त लॉकडाउन लगा दिया। वहां कोरोना के 3 नए मरीज सामने आए। 3 मरीज सामने आए, लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन हालात सिर्फ चीन में नहीं बल्कि अमेरिका में भी बिगड़ चुके हैं, जहां कोरोना मरीजों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और वहां एक दिन के अंदर ही इतने पॉजिटिव मरीज मिले कि बीते सारे रिकॉर्ड टूट गए। अमेरिका में एक दिन में कोरोना के 10 लाख मरीज सामने आए, जो कि दुनिया के किसी भी देश में एक दिन के अंदर आए मरीजों में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जहां वहां 4 दिन पहले 24 घंटे के अंदर करीब 6 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। यानी महज 4 दिन में अमेरिका में इस बीमारी ने लगभग दुगने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बीते 15 दिन में वहां कोरोना मरीजों की संख्या में करीब 200% का उछाल आया। विशेषज्ञों का मानना है कि अभी अमेरिका में यह बीमारी पीक पर नहीं पहुंची है। ऐसे में आसार है कि वहां आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी तरह देश की राजधानी में एक दिन में कोरोना मरीजों की तादाद ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में बीते 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो कि बीते 8 महीनों में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले राजधानी में पिछले साल 12 मई को करीब 13,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। लेकिन मरीजों की संख्या में अचानक बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, जिसका असर अब दिल्ली के अस्पतालों में भी दिखने लगा है, जहां साल की शुरुआत से ही भर्ती होने वाले मरीज रोजाना बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना मरीजों से 307 बेड भरे थे। 3 जनवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 400 को पार कर गया, जबकि राजधानी में 4 जनवरी को यह संख्या 531 हो गई। उसके एक दिन बाद यह आंकड़ा 782 पर पहुंच गया। और मुंबई से तो कोरोना से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टरों के मुताबिक वहां कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। अभी तक तीसरी लहर की शुरुआत के केवल अंदेशे ने लोगों को डरा दिया था, लेकिन अब तो मुंबई के अस्पतालों में जिस तरह कोरोना मरीजों की बाढ़ आने लगी है, उसे खुद डॉक्टरों ने कोरोना की तीसरी लहर करार दे दिया है, जिसका असर वहां के अस्पतालों में दिखने भी लगा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से अस्पताल मरीजों से खचाखच भरने लगे हैं। पिछले 10 दिनों में मुंबई के अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 100 गुना से ज्यादा बढ़ गई। कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए मुंबई के सबसे बड़े नेस्को कोविड सेंटर में जहां 26 दिसंबर तक कोरोना के सिर्फ 7 मरीज भर्ती थे, उनकी संख्या अब 700 के पार कर चुकी है, जिसकी वजह से कोविड सेंटर को नए मरीजों को भर्ती करने के लिए नए कोरोना वार्ड तैयार करने पड़ रहे हैं। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या पता चल रहा है?
जी किशोर, मुंबई में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार हर दिन तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो वहां पर मरीजों की संख्या 7 से सीधे 750 के पार पहुंच गई है। डॉक्टरों का मानना है कि आने वाले दिनों में ये संख्या और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि बीएमसी ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ मेडिकल फर्टिलिटी से जुड़े लोगों की लगातार भर्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने पहले ही आगाह कर दिया है कि पूरे महाराष्ट्र में 25,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हर दिन आ सकते हैं। और मुंबई के अस्पतालों ने कोरोना मरीजों की इस बाढ़ से निपटने के लिए अपना स्टाफ भी बढ़ा दिया, क्योंकि जानकारों ने आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या में और तेजी आने का अंदेशा जताया, जिसकी गवाही मुंबई के गोरेगांव इलाके के नेस्को कोविड सेंटर से आई तस्वीरों ने भी दी। कोविड सेंटर के कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी की फुटेज में साफ दिखा कि वहां कुछ दिनों पहले गिनती के कोरोना मरीज भर्ती थे और अस्पताल के ज्यादातर बेड खाली पड़े थे, जो अब करीब करीब भर चुके हैं। नंबर ऑफ पेशेंट कितनी तेजी से आगे बढ़े हैं। 10 दिन के अंदर सीधे 779 पेशेंट यहाँ पर भर्ती हो चुके हैं। साफ है कि सिर्फ 10 दिन में मरीजों की संख्या महज 7 से बढ़कर 700 के पार पहुंच गई, जिसने कोविड सेंटर की तस्वीर को इस कदर बदल दिया कि 26 दिसंबर को जहां कोविड सेंटर में कोरोना के चुनिंदा मरीज भर्ती थे, वहीं अब सिर्फ चुनिंदा बेड ही कोरोना मरीजों के लिए खाली रह गए हैं। नेस्को कोविड सेंटर की डीन डॉक्टर नीलम अंद्रादे ने कोरोना की तीसरी लहर को अस्पतालों में आई मरीजों की इस बाढ़ की वजह बताया। My opinion, third wave has definitely started. वहीं कोविड सेंटर में ज्यादातर वार्ड पूरी तरह मरीजों से भरने के बाद वहां हालात से निपटने के लिए नए वार्ड तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन मुंबई में मरीज बढ़ने से अस्पताल तो फुल हो ही रहे हैं, बेस्ट के 60 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने से भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद बेस्ट ने अपनी बसों को सैनिटाइज करने का काम और तेज कर दिया, जिसके लिए वहां एक बस डिपो में पूरी तैयारी दिखी और एक फेरा पूरा करने के बाद लौटी इन बसों पर केमिकल का छिड़काव कर उन्हें सैनिटाइज किया गया। इस काम के लिए बेस्ट के एक कर्मचारी ने अपनी पीठ पर केमिकल से भरा टैंक लादकर बस के अंदर और बाहर उसका छिड़काव किया। बीएसटी के 60 जो स्टाफ हैं वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। बसों को सैनिटाइज करने के अलावा इनकी धुलाई पर भी खास जोर दिया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों के साथ यात्रियों को भी महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। बेस्ट के अधिकारी ने बताया कि अब तक उसके 60 कर्मचारी महामारी की चपेट में आ चुके हैं। वो 60 में से 60% हमारी टेस्टिंग में से निकले हैं। मुंबई में बेस्ट की करीब 4000 बसें चलती हैं, जिनमें 25 लाख से ज्यादा यात्री रोजाना सफर करते हैं। लिहाजा कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले ही बसों में सफर से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी कर दिया था। इस बीच कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन का समय 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया। हालांकि 3 दिन तक बुखार लगातार न रहने पर भी होम आइसोलेशन खत्म माना जाएगा और दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। उन मरीजों को जिन्हें HIV या कैंसर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर की इजाजत जरूरी होगी, जबकि ऐसे मरीज जो 60 साल से ऊपर के हैं और पहले से ही दूसरी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन पर भी यही नियम लागू होगा। वहीं हल्के लक्षण वाले दूसरे मरीज घर पर रहकर ही इलाज करवा सकते हैं। नए दिशा निर्देशों के तहत कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड लेने की मनाही होगी। यही नहीं, CT स्कैन और एक्सरे भी बिना डॉक्टर की सलाह पर नहीं होगा। दूसरी तरफ कोरोना का असर अब चुनाव प्रचार पर भी पड़ता दिख रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर सख्ती के लिए मंथन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग यूपी, पंजाब और गोवा समेत सभी 5 राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में 15 दिनों के लिए अपने बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए, जबकि खबर है कि लखनऊ में होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी रद्द हो सकती है। अगले सभा में भी हम टेक्नोलॉजी भी उपयोग करेंगे, साथ साथ कोविड रूल्स भी 100% पालन करें। तो वहीं कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार ने हफ्ते में 1 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। तमिलनाडु में भी कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसको देखते हुए वहां रविवार 9 जनवरी को पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया गया। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला भी लिया, जो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए वहां पोंगल के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को भी टालने का फैसला लिया गया। साथ ही हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार को किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों को जाने पर रोक लगा दी गई। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। वहां ओमिक्रॉन के अभी 120 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार की सख्ती का कुछ खास असर नहीं दिखा।
सरकार की सख्ती के बावजूद कोलकाता के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर कई लोकल ट्रेनें लोगों से लद गईं। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे इजाफे पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने लोकल ट्रेनों को उनकी आधी क्षमता से चलाने के दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन यह नियम बनाया तो गया, मगर इसे मानने वालों की तादाद न के बराबर ही नजर आई। कोलकाता के बालीगंज रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखकर ऐसा लगा जैसे न तो किसी को महामारी का खौफ है और न ही सरकार की सख्ती का डर। कई लोकल ट्रेनें लोगों से खचाखच भर गईं, तो दरवाजों से लटककर यात्रा करने से भी मुसाफिरों ने परहेज नहीं किया। सख्त रिस्ट्रिक्शन लगाए जाने के बाद भी कोलकाता में लोकल ट्रेनों की हालत बदलती नजर नहीं आ रही है। लोगों ने भीड़ की समस्या से निपटने के लिए रेलवे को ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की सलाह दी। ट्रेन बढ़ाने से सीट मिलेगा सबको डिस्टेंस मिलेगा। न सिर्फ लोकल ट्रेनों के अंदर बल्कि प्लेटफॉर्म पर भी पैर रखने तक की जगह नहीं बची। ये हालात तब हैं जब राज्य सरकार लोकल ट्रेनों को शाम 7 बजे के बजाय रात 10 बजे तक चलाने की इजाजत दे चुकी है। इस बीच बिहार से डराने वाली खबर आई, जहां सरकार के 4 मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए। कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले ही वहां सभी मंत्रियों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 4 मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल हैं। इनके अलावा मंत्री सुनील कुमार और अशोक चौधरी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। खबर है कि अशोक चौधरी के परिवार में भी कई लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इतना ही नहीं, वहां मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना ने सेंध लगा दी और अब तक 30 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ओमिक्रॉन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर जयपुर से भी आई, जहां कोरोना के इस नए वेरिएंट से मौत का मामला सामने आया। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से हुई यह पहली मौत है। राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले इस 72 साल के मरीज की 31 दिसंबर को ही अस्पताल में मौत हो गई थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ओमिक्रॉन से मौत की पुष्टि की है। तो आप राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। कोरोना की एक ऐसी वैक्सीन आने वाली है जो नाक के रास्ते शरीर में डाली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस नेजल वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी दी जा चुकी है और यह ट्रायल उन लोगों पर ही किया जाएगा जिन्हें पहले से वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं और दूसरी डोज को लगे 6 महीने का वक्त बीत चुका है। मतलब यह कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल तीसरी डोज यानी बूस्टर डोज के तौर पर करने की योजना है और इसे बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। ये वही भारत बायोटेक है जिसने कोवैक्सीन बनाई है। माफ कीजिएगा। टीकाकरण से जुड़े कुछ लोगों का मानना यह है कि नाक से दी जाने वाली वैक्सीन उस वैक्सीन से ज्यादा असरदार होगी जो बाजू पर टीका लगाकर दी जाती है। कई बार बाजू पर वैक्सीन लगने के बाद लोगों को हाथ में सूजन या दर्द जैसी शिकायत 1 से 2 दिन तक रहती है, लेकिन नाक से वैक्सीन दिए जाने पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दावा यह है कि बाजू पर जो वैक्सीन का टीका लगाया जाता है, मतलब जैसे अभी तक भारत में या दुनिया भर में टीका लगाया जा रहा है, उससे फेफड़े कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वैक्सीन का असर जब तक शरीर में रहता है, कोरोना वायरस शरीर में दाखिल होने के बाद भी फेफड़ों में दाखिल नहीं हो पाता, जबकि कोरोना वायरस शरीर में नाक के रास्ते दाखिल होता है, नाक से होता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है और उसके बाद पूरे शरीर में फैलता है। दावा यह किया जा रहा है कि नाक के रास्ते पहुंचाने वाली वैक्सीन शरीर में वायरस को दाखिल ही नहीं होने देगी, मतलब वायरस फेफड़ों तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी तक जो वैक्सीन दी जा रही है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, उनकी जगह पर नाक से दी जाने वाली वैक्सीन दी जाने लगेगी। मतलब यह कि ऐसी वैक्सीन होगी जो बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल होगी। ऐसे लोगों को ही दी जाएगी जिन्हें पहले से किसी दूसरी वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हो। ऐसा भी नहीं है कि यह वैक्सीन भारत बायोटेक बना रही है तो केवल उन्हीं लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें कोवैक्सीन की दोनों डोज लगी, बल्कि यह वैक्सीन वो सभी लोग लगवा पाएंगे जो वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हों, फिर चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन। नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 5000 लोगों पर किया जाएगा, जिन्हें वैक्सीन लगाने के बाद उन पर उनका असर देखा जाएगा और कहा जा रहा है कि इन 5000 लोगों में आधे ऐसे होंगे जिन्हें कोविशील्ड दी गई हो और बाकी के आधे वो लोग होंगे जिन्हें कोवैक्सीन की दो डोज लगाई गई हो। इस ट्रायल के नतीजे ही ये तय करेंगे कि नाक से लगने वाली ये वैक्सीन अब कब तक बूस्टर डोज के तौर पर देश के लोगों को लगनी शुरू हो पाएगी। सौभाग्य की एक बात यह कि अमेरिका में पिछले एक हफ्ते से जितने भी लोगों का टेस्ट हुआ उनमें 100 में 26-27 लोग महामारी की चपेट में पाए गए, तो लंदन में हर 10 में एक आदमी वायरस की चपेट में आ रहा है। जबकि चीन ने तो महामारी का विस्फोट रोकने के लिए 2 हफ्ते पहले शियान शहर में लॉकडाउन लागू कर दिया था, लेकिन वहां फिर से एक शहर में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई और अपने देश में भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, जिसे अगर हम लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया तो हालात डरावने हो सकते हैं।
इसलिए सोच लीजिए कि जिस महामारी ने अमेरिका को बेबस बना दिया है वो भारत पर 4 गुना भारी पड़ सकती है, क्योंकि भारत की आबादी अमेरिका से 4 गुना ज्यादा है। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को हरा दिया। बांग्लादेश ने मेजबान न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। इससे पहले बांग्लादेश को न्यूजीलैंड में अब तक एक भी जीत नहीं मिली थी। ये टेस्ट अपने नाम करने के साथ ही बांग्लादेश 2 मैचों की इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गया। यूपी के चंदौली में कोरोना संकट से बाहर निकालने के लिए एक यज्ञ किया गया। इसमें चंदौली के सांसद और केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के जल्द ठीक होने की भी कामना की गई। महेंद्र नाथ पांडे कोरोना की वजह से दिल्ली के पास गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। सौरव गांगुली के बाद अब उनकी बेटी समेत परिवार के 4 सदस्यों की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये सभी घर में ही क्वारंटीन किए गए हैं। पंजाब के अलग अलग प्राइमरी स्कूलों से पहुंचे टीचरों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग हल्की बारिश के बीच हाथों में गुलाब लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 1 साल पहले पंजाब की कांग्रेस सरकार ने बिना कोई वजह बताए अचानक उनका वेतन 45,000 से घटाकर 25,000 कर दिया। पंजाब से आए टीचर सोनिया गांधी के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मौन प्रदर्शन उनका है, हाथ में गुलाब लेकर के गांधीगिरी कर रहे हैं। सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे पंजाब के 180 टीचरों ने चन्नी सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। पूछने आए हैं कि बताइए हमारी गलती क्या है, हमें किस गलती की सजा दी जा रही है। हांगकांग ने अमेरिका, यूके और भारत समेत 8 देशों से आने वाले विमानों पर रोक लगा दी। ये फैसला कोरोना खतरे की वजह से लिया गया। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अभिनेता जावेद शेख के प्रधानमंत्री मोदी के अगला चुनाव हार जाने की दुआ वाले बयान पर बवाल मचा है। जावेद शेख वही अभिनेता हैं जो ओम शांति ओम, तमाशा और जन्नत जैसी कई हिट भारतीय फिल्मों में काम कर चुके हैं। कुछ दिन से सोशल मीडिया पर उनके एक इंटरव्यू का वीडियो चंक वायरल है, जिसमें उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिससे पूरे पाकिस्तान के कलाकारों का दर्द खुलकर सामने आ गया। जिससे यह साफ हो गया कि पाकिस्तान के कलाकार तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए सख्त कदमों से परेशान हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो में जावेद शेख ऐसी दुआ मांगते दिखे कि 2024 में नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं, ताकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तान के कलाकारों का जो बहिष्कार किया हुआ है वो खत्म हो। भारत में फिर से पाकिस्तान के अभिनेताओं, गायकों वगैरह की एंट्री हो जाए और उन्हें दोबारा काम मिलना शुरू हो जाए ताकि। लेकिन जब जावेद शेख के मुंह से पीएम मोदी के हारने की दुआ निकली तो बवाल हो गया। इंटरनेट पर लोगों ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अब तक तो पीएम मोदी की सख्ती से इमरान खान सरकार की हालत खराब थी, लेकिन अब पता चला कि पाकिस्तान के कलाकारों तक का जीना हराम हो रखा है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या हुआ इस पे? जी किशोर, इस मामले में पाकिस्तान के जो कलाकार हैं उनकी ओर से जो प्रतिक्रिया आई थी वो पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार की जो सोच है उससे मेल खाती है। और ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान के कलाकारों का जो कमाई का बड़ा जरिया है वो है बॉलीवुड। और अब जब बॉलीवुड से काम मिलना उनको बंद हो गया है तो वह इस तरीके की बातें कह रहे हैं। और पूरी की पूरी इस बात की संभावना है कि पाकिस्तान सरकार के इशारे पर वह ऐसी बात वो बोल सके और कह सके ताकि उनकी जो बात है वह लोग सुन सकें। असल में ये सारा हंगामा तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी अभिनेता जावेद शेख के इंटरव्यू की वो क्लिप सोशल मीडिया पर छा गई, जिसमें वो ये दुआ करते दिखे कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 का चुनाव हार जाएं, ताकि पाकिस्तान के कलाकारों की फिर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो जाए और भारत में उनका धंधा दोबारा चल पड़े। पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ये कब बहाल आपको आपके नजदीक होते हुए दिख रहे हैं? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह। मोदी साहब की वजह 100%। 2024 में जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये दिल की बात है आपकी। ये इंटरव्यू पाकिस्तान के यूट्यूबर नादिर अली ने लिया है, जिसमें जावेद शेख ने अपनी सरकार की करतूतों पर तो एक लफ्ज नहीं कहा, लेकिन ये बोलने से नहीं चूके कि भारत और पाकिस्तान के खराब रिश्तों की वजह प्रधानमंत्री मोदी हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं ये कब बहाल आपको आपके नजदीक होते हुए दिख रहे हैं? ये मोदी साहब की वजह तो नहीं है? बिल्कुल मोदी साहब की वजह। मोदी साहब 100%। जावेद शेख एक जाना माना चेहरा है जो पाकिस्तान में तो मशहूर है ही। वो ओम शांति ओम, तमाशा, जन्नत और हैप्पी भाग जाएगी जैसी कई हिट भारतीय फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रति मोदी सरकार के कड़े रवैये के बाद जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तान के कलाकारों का बहिष्कार किया तो उनके जैसे कई कलाकारों का धंधा मंदा पड़ गया। ऐसे में उन्होंने 2024 में पीएम के हारने की दुआ मांग ली और बवाल हो गया। जो पाकिस्तान में कुछ बेरोजगार कलाकार है
वो क्या कहते हैं आईएसआई के इशारे पर यह प्रासंगिक नहीं है। असल में पाकिस्तान की तरफ से होने वाले आतंकी हमलों की वजह से भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत बंद की हुई है और पुलवामा हमले के बाद तो भारत की फिल्म इंडस्ट्री ने भी पाकिस्तानी कलाकारों से पूरी तरह दूरी बना ली। लेकिन जावेद शेख ने पाकिस्तान से होने वाले आतंकी हमलों पर कुछ नहीं बोला, लेकिन यह जरूर दावा किया कि भारत के फिल्म मेकर तो पाकिस्तान के कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन पीएम मोदी के फैसलों की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। सौ बात की एक बात है कि पाकिस्तान के फिल्मी कलाकारों की दुकान या तो भारतीय फिल्मों की नकल करके चलती है या फिर भारत की फिल्मों में काम करके। और दिक्कत यह है कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने ही पाकिस्तानी कलाकारों के लिए मुंबई के दरवाजे बंद कर दिए। तो अगले साल महामारी ने कंगाली में आटा गीला कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में बैठकर भारतीय फिल्मों की नकल बनाना भी मुश्किल हो गया, जिसकी बौखलाहट समय समय पर पाकिस्तानी कलाकारों की जबान पर आ रही है, जिन्हें यही लगता है कि जब तक भारत में पीएम मोदी हैं तब तक पाकिस्तान और पाकिस्तानी कलाकारों के अच्छे दिन नहीं आ सकते। मुंबई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां रेलवे स्टेशन पर बैठी एक महिला को एक आदमी ने चाकू मार दिया। बताया गया कि हमलावर महिला का पूर्व प्रेमी था, जिसने चाकू से उस महिला का गला काट दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो महिला उस आदमी के साथ प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक बेंच में बैठी नजर आई। महिला की छोटी बेटी भी उसके साथ थी। हमलावर और वो महिला काफी देर तक बात करते रहे। कुछ मिनट बाद वो आदमी उठा और महिला के पीछे जाकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने जेब से चाकू निकाला और महिला का गला काट दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद